आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ बेहद ही डरावनी और सच्ची कहानियां। यह कहानियां मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी हैं। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे लिखकर भेजें। मेरी ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और हाँ, अगर इस वीडियो की सभी कहानियां आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि अगली कहानियां आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस घटना के बारे में मुझे मेरे एक लिसन दीपक बिष्ट ने फोन में बताया था। दीपक उत्तराखंड का रहने वाला है। यह घटना सन 2001 की है। दीपक उस वक्त एक ट्रक में क्लीनर का काम करता था। उस वक्त दीपक 17 साल का था, मगर गरीबी के कारण उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी। वैसे भी वह पढ़ाई में कुछ खास अच्छा था नहीं। कोई बड़ी सूट बूट वाली नौकरी की उसे कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी। उसे ट्रक चलाना सीखना था और उसके लिए उसे कुछ समय तक क्लीनर के रूप में काम करना अनिवार्य था। इसीलिए वह एक ट्रक वाले के साथ लग गया। उस ट्रक वाले का नाम गुरप्रीत था। वह पंजाब का था। गुरप्रीत पाजी दीपक को अपने छोटे भाई जैसा मानने लगे थे और उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। गुरप्रीत पाजी ने दीपक को ट्रक चलाना भी सिखा दिया और इसी कारण पाजी का काम भी आसान हो गया। अब जब भी वह थक जाते तो ट्रक दीपक के हाथ में दे देते और खुद पीछे वाली सीट में जाके सो जाते। एक रात दीपक और गुरप्रीत पाजी ट्रक में सामान लद करके एक गांव की ओर निकले। उस गांव में एक पुराना गोदाम था और उस गोदाम में उन्हें शहर से सीमेंट की बोरियां लाकर रखनी थी। दोनों शाम को 7 बजे निकले और आधे रास्ते में करीब रात के 10 बजे पाजी ने एक हाईवे के किनारे ट्रक रोका और दीपक से बोले, ओए दीपक, मेरा एक काम कर दे यार, ये ट्रक ले जा और सीमेंट की बोरियां गोदाम पर छोड़ के आ। मैं तुझे यही मिलूंगा। दीपक ने कहा, पाजी जी, गोदाम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मैं अकेला कैसे जाऊंगा? आओ चलो ना, बाजी बोले। ओए, समझाकर, मुझे जरूरी काम है। दीपक ने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा जिसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था। दीपक समझ गया था कि पाजी आज मूड में है और सड़क के किनारे जो खड़ी है वो उनकी गर्लफ्रेंड है। दीपक ने उस औरत को देखकर पाजी की तरफ देखा। पाजी आंख मार के दीपक से बोले, ओए समझ जा, छोटे जरूरी काम है। दीपक ने कहा, ठीक है पाजी, समझ गया, मैं आपके जरूरी काम। दीपक ने ट्रक का गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पांव धरकर ट्रक आगे बढ़ा लिया। उसे बस 40 किलोमीटर आगे जाना था। ट्रक अनलोड करके वापस आना था। दीपक ने ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ाया। उसने मन में ठान लिया था कि जल्दी जल्दी सामान गोदाम में छोड़कर वापस आ जाएगा और पाजी का जरूरी काम पूरा नहीं होने देगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीपक करीब 1.25 घंटे में एक पुराने से गांव के पास पहुंचा। उस गांव की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस गांव में कोई नहीं रहता, क्योंकि रास्तों में झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। कई घरों की छतें और दीवारें भी टूट चुकी थीं। दीपक उसी गांव के बीच की सड़क के ऊपर गुजर रहा था। उसे अब लगने लगा था कि कहीं वह गलत जगह में तो नहीं आ गया। वैसे भी यह दीपक का पहला मौका था कि वह उस गांव में आया था। गुरप्रीत पाजी ने उसे जैसा जैसा नक्शा बताया था, दीपक उसी के हिसाब से वहां तक आया था, मगर वहां आकर उसको लगने लगा जैसे वह गलत जगह में आ गया है। तभी उसे दूर एक बल्ब टिमटिमाता दिखाई दिया तो दीपक उस गांव के बीच ऊबड़ खाबड़ सड़क में ट्रक लेकर उसी रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंच रहा था वैसे वैसे उसे पता चला कि वहां पर एक बिल्डिंग है जिसके बाहर बल्ब जल रहा है, और नजदीक गया तो पाया कि वह एक गोदाम है। दीपक ने चैन की सांस ली। वह समझ गया कि वह सही रास्ते में था। यही वह गोदाम है जहां उसे ट्रक में रखा माल डिलीवर करना है। ने ट्रक मोड़ा और गोदाम के बाहर जाकर ट्रक रोक दिया। ट्रक से नीचे उतरकर उसने देखा उस गोदाम के पास 2-3 पुराने जंग लगे हुए ट्रक खड़े थे जो खड़े खड़े कबाड़ हो रहे थे। उस गोदाम के बाहर ज्यादा तेज रोशनी नहीं थी। एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाना था, मगर उसकी रोशनी भी ज्यादा नहीं थी। इसलिए दीपक ने अपने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन ही रहने दी और उस गोदाम के गेट के पास गया। उसका गेट आधा खुला हुआ था, मगर गोदाम के अंदर अंधेरा था। दीपक ने आवाज दी, अरे कोई है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई हलचल हुई। दीपक ने जेब से माचिस का डिब्बा निकाला और एक तिल्ली जलाकर गोदाम के अंदर स्विच बोर्ड ढूंढने लगा। बिजली का स्विच बोर्ड गेट के पास ही था। माचिस की तिल्ली जलाते ही दीपक को अजीब सी बदबू आई। जलने पर या मांस जलने पर आती है, बिल्कुल वैसी ही बदबू। दीपक उस स्विच बोर्ड के पास गया और उसने सारे स्विचे कर दिए, मगर उस गोदाम के अंदर कुछ नहीं बदला। पर उस गोदाम के आखिरी छोर पर एक मेज के ऊपर रखा टेबल फैन चलने लगा। उसी के सामने एक कुर्सी भी रखी हुई थी और उसी के ऊपर दीवार में एक 40 वॉट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह उस पूरे गोदाम
को रोशन कर सके। वह गोदाम खाली था, फर्श और दीवारें काली पड़ी हुई थी, गोदाम के कोनों में राख के ढेर थे। दीपक को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, किस गोदाम की हालत ऐसी क्यों हो रखी है? कहीं वह सच में किसी गलत गोदाम में तो नहीं आ गया? पर उस टेबल फैन, उसके ऊपर जल रहा बल्ब और उसके सामने रखी कुर्सी देख के उसे लगा शायद वहां कोई तो रहता होगा, और अब वही दीपक को सही पता बता सकता है। उसने फिर से आवाज दी, अरे भाई कोई है यहाँ पर? मगर कोई जवाब नहीं आया। दीपक उस टेबल फैन के सामने कुर्सी पर बैठकर ठंडी हवा खाने लगा, क्योंकि उस गोदाम के अंदर बहुत गर्म हो रहा था। दीपक अभी कुर्सी पर बैठकर ठंडी हवा से अपना पसीना सुखा ही रहा था कि उसे पीछे से गोदाम के गेट के बजने की आवाज आई, क्योंकि वह गेट लोहे का और टीन का था। दीपक ने पलटकर उस गोदाम के गेट की तरफ देखा। उसने देखा गोदाम के गेट के बाहर जल रहे बल्ब की रोशनी के नीचे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल गेट के सामने। दीपक को लगा शायद यही वह आदमी है जो यहाँ रहता है। इसी से उस गोदाम का पता पूछ लेता हूँ जहां मुझे जाना है। यह सोचकर दीपक गेट के करीब जाना लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर हैरानी के भाव और फिर खौफ के भाव दिखाई देने लगे। गेट पर जो खड़ा था उसे देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गेट पर एक जला हुआ आदमी खड़ा था, जिसके शरीर की खाल और मांस झलकर उसके शरीर से लटका हुआ था। शरीर के अंदर के अंग भी झलकर कोयला हुए पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी जले हुए इंसान की लाश को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया हो, या फिर जैसे वह कोई पुतला हो, क्योंकि उसमें कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही थी। वह ज्यों का त्यों खड़ा था। 17 साल का दीपक उस जली हुई लाश को देखकर थर-थर कांप रहा था। कुछ देर तक तो वह डरता रहा। फिर उसने जब देखा कि सामने खड़ी वह लाश में कोई हरकत नहीं हो रही, वह बस स्थिर खड़ी है, तो वह उससे बचाकर उसके बगल से दबे कदम गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब दीपक उस लाश के सामने से हटकर किनारे हुआ और गेट से बाहर निकल गया, तब उस लाश ने अपना एक पैर उठाया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर दूसरा पैर उठाकर वह धीरे धीरे उस गोदाम के अंदर जाने लगा। दीपक अपने ट्रक के पास गया। उसने देखा वह लाश तो उस गोदाम के अंदर जा रही है। दीपक चुपचाप दबे कदम गोदाम के गेट के पास आया। उसने देखा वह जली हुई लाश उस गोदाम के आखिरी छोर पर टेबल फैन के सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। यह सारे दृश्य देखकर दीपक के रोंगटे ही खड़े हो गए। वह वहां से वापस अपने ट्रक में आया। उसने ट्रक स्टार्ट किया और बैक गियर डालकर उसने ट्रक गोदाम के आंगन से बाहर निकालकर वापस उस गांव की तरफ मोड़ लिया। उस पुराने से गांव के बीच से गुजरते वक्त उसने देखा उस गांव के घर के बाहर एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। रात के उस अंधेरे में बिना किसी रोशनी के साधन के वह बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। यह बहुत अजीब बात थी। दीपक पहले से डरा हुआ था और उस बुढ़िया को देखकर तो वह और ज्यादा ही डर गया। फिर अचानक से वह बुढ़िया ट्रक की तरफ मुड़ी। ट्रक को नजदीक आता देखकर वह बुढ़िया दौड़ती हुई ट्रक के करीब आई। दीपक जानता था कि यह उसके दिमाग का भ्रम है। सामने कोई बुढ़िया नहीं है बल्कि कोई भूत है, इसलिए वह ट्रक चलाता रहा। वह बुढ़िया ट्रक के सामने आकर कूद गई और ट्रक का अगला पहिया उस बुढ़िया के शरीर के ऊपर चढ़ गया और फिर ट्रक के नीचे से उसके कुचलने की आवाज आई। दीपक ने वह आवाज साफ साफ सुनी थी। दीपक ने ट्रक रोका। वो एकदम बक्का बक्का रह गया कि कहीं उसने भूत समझकर सच में किसी असली बुढ़िया को तो ट्रक के नीचे नहीं कुचल दिया। दीपक की आंखों में आंसू थे, माथे पर पसीना और दिल की धड़कनें तेज। दीपक डरते डरते नीचे उतरा। उसने ट्रक के नीचे देखा। हाँ, ट्रक के नीचे एक बुढ़िया कुचली हुई पड़ी थी। ट्रक का पहिया उस बुढ़िया के पेट के ऊपर चढ़ गया था, जिससे उसका पेट फटकर रास्ते पर बिखरा पड़ा था। उसके अंग भी इधर उधर गिरे पड़े फड़फड़ा रहे थे और आसपास ढेर सारा खून और मांस के टुकड़े पड़े थे। उस बुढ़िया की आंखें खुली हुई थी और जीभ बाहर को लटकी हुई थी। 17 साल का दीपक यह सब देखकर उल्टी करने लगा। उसका शरीर थर-थर कांप रहा था। उसने खुद को संभाला और वह वापस ट्रक में चढ़ा। उसने ट्रक चालू किया और आगे बढ़ लिया। इस बार ट्रक का पिछला टायर भी उस बुढ़िया की कुचली हुई लाश के ऊपर चढ़ा और आगे बढ़ गया। दीपक ने डरते डरते बैक व्यू मिरर में एक बार पीछे देखा और जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटती चली गई, क्योंकि जमीन में कुचली हुई उस बुढ़िया की लाश वापस से हिलने लगी और उसके टुकड़े फिर से जुड़ने लगे और वो बुढ़िया जमीन में रेंगते हुए दीपक के ट्रक के पीछे पीछे आने लगी। दीपक ने अब और देर नहीं की। उसने ऊप खाबड़ खराब रास्ते की भी परवाह नहीं की और ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। वह पूरी रफ्तार से अपने ट्रक को उस गांव से बाहर मेन रोड में ले आया। मेन रोड में आकर उसने दूर एक मोटरसाइकिल को आते हुए देखा। वो मोटरसाइकिल करीब आई तो दीपक के ट्रक को देखकर रुक गई। उसमें से 2 आदमी उतरे और दीपक के पास आकर बोले,
अरे छोटू, तू ट्रक लेकर आ रहा था क्या? तेरा उस्ताद कहाँ है? गुरप्रीत पाजी आने वाले थे ना ट्रक लेकर। दीपक ने जब उन दोनों आदमियों को देखा तो उसकी सांस में सांस आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया गुरप्रीत पाजी जरूरी काम से पीछे ही रुक गए थे। मुझे ट्रक देकर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। वह बाइक वाला बोला, अरे वो सब तो ठीक है, पर तू इधर से कहाँ से आ रहा है और तू इतना डरा हुआ क्यों है? दीपक ने उन्हें सारी बात बताई, जो कुछ भी उसके साथ वहां घटा था। एक एक बात दीपक ने उन दोनों आदमियों को बता दी। उसके बाद एक आदमी दीपक के साथ ट्रक में बैठा और दूसरा बाइक लेकर आगे आगे चल दिया। दीपक भी ट्रक लेकर उस बाइक वाले के पीछे पीछे चल दिया। तब जो आदमी दीपक के साथ ट्रक में बैठा हुआ था, वो दीपक की हालत का जायजा लेते हुए सब समझ गया। उसने दीपक को बताया कि बहुत साल पहले उस गोदाम में एक ट्रक ड्राइवर को गोदाम के अंदर जिंदा जला दिया था। जिन्होंने जिंदा जलाया था वह उसी गांव के लोग थे। अगले दिन उस आदमी की लाश एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई मिली, जिसके सामने टेबल फैन चल रहा था। सबका कहना था कि जलने के बाद भी वह आदमी जिंदा था और अपने शरीर की जलन को कम करने के लिए वह उस पंखे के सामने बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही वह मर गया। उस ट्रक ड्राइवर की मां जो उसी गांव में रहती थी, उसने भी सड़क से गुजरते हुए एक ट्रक के नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उस बुढ़िया की इकलौती संतान थी। वह ट्रक ड्राइवर तब से वह गांव भूतिया हो गया और धीरे धीरे गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। आज उस इलाके में कोई नहीं जाता, क्योंकि आज भी उन दोनों के भूत उस गांव में दिख जाते हैं। यह सुनकर दीपक के रोंगटे ही खड़े हो गए और उसके बाद वह कभी भी अकेले ऐसे किसी सुनसान जगह में नहीं गया। आज भी उस घटना को याद करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटे सच्चे डरावने अनुभव के बारे में है, जिसका नाम है सुरेबाद 1990 की है। सुरेश की नई नई शादी हुई थी। उस वक्त सुरेश सड़क के निर्माण कार्य में बजरी और पत्थर सप्लाई के काम में लगा हुआ था। सुरेश अकेला ही काम किया करता था। उसने अपने साथ कोई क्लीनर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उसे क्लीनर की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद उसने एक क्लीनर हमेशा अपने साथ रखा। सड़क निर्माण कार्य में अक्सर सुरेश को देर हो जाया करती थी। उस रात भी सुरेश लेट हो गया था। अब उसी रात उसे अपने ससुराल भी जाना था, ताकि अगली सुबह वह वहां से अपनी पत्नी को घर ला सके। सुरेश अपना ट्रक लेकर अपने ससुराल के लिए निकल गया। सुरेश का ससुराल मेन रोड से दूर एक गांव में था। वह गांव मुख्य सड़क से कम 7 किलोमीटर दूर था और उस गांव तक एक कच्ची सड़क जाते थे, जिसमें गाड़ियां कम ही चला करते थे और रात के वक्त तो गाड़ियां चलती ही नहीं थी। सुरेश भी पहली बार उस कच्ची सड़क में अपना ट्रक लेकर घुस गया। कुछ दूर तक तो ट्रक चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई, मगर फिर वह रास्ता खराब होने लगा, क्योंकि बरसात में बारिश के पानी ने रास्ते की मिट्टी को बाहर डाला था, जिससे उस कच्ची सड़क में जगह जगह पर गहरे गहरे गड्ढे हो रखे थे और वहां तक पहुंचने के लिए यह कच्ची सड़क थी। वह कच्ची सड़क भी काफी घुमावदार थी। सड़क में कभी ढलान आती, कभी चढ़ाई, तो कभी जंगल मिलता, तो कभी खेत ही खेत मिलते। उस सड़क के दाहिने हाथ में एक सूखी नदी थी, जिसमें पानी नाम मात्र का था। सुरेश ने उस नदी के दूसरी तरफ किसी को चलते हुए देखा। नदी की दूसरी तरफ कोई था और वह भी चल रहा था। वह शख्स उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ सुरेश जा रहा था। सुरेश के पास तो टॉर्च था, इसलिए उसे उस अंधेरे रास्ते में चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मगर नदी के दूसरी तरफ जो शख्स चल रहा था, उसके पास रोशनी का कोई साधन नहीं था, फिर भी वह बड़े ही आराम से चल रहा था। सुरेश उस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खासा सुरेश ने देखा। उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुरेश को कुछ साफ नहीं दिख रहा था, एक काला साया मात्र दिख रहा था जो चल रहा था। तो सुरेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली जिधर वह व्यक्ति था, मगर टॉर्च की रोशनी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह उस व्यक्ति तक पहुंच सके, कि वह काफी दूर था। सुरेश ने सोचा कि भाड़ में जाए। वह आदमी सुरेश अपने सामने की तरफ देखता हुआ अपने रास्ते चलता रहा। आसमान में चांद बादलों के पीछे से बाहर निकल आया और ठीक ठाक रोशनी होने लगी। सुरेश चलता हुआ अगले मोड़ पर पहुंचा तो उसने देखा उसके सामने एक और आदमी धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। सुरेश फिर से खांसा, ताकि सामने वाले आदमी को पता चल जाए कि पीछे से वह आ रहा है। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी भी उस आदमी के ऊपर डाली, मगर उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुरेश ने सोचा कि बड़े ही अजीब लोग हैं, इस गांव के किसी से कोई मतलब नहीं रखते। सुरेश ने तेज तेज कदमों के साथ उस आदमी को ओवरटेक किया और आगे निकल गया। सुरेश ने उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखी और अपने रास्ते चलता रहा। चलते चलते सुरेश को कुछ अजीब लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके एकदम पीछे पीछे चल रहा है। बिल्कुल उसके पीछे एकदम करीब सुरेश को मालूम था
कि उसके पीछे से वह आदमी आ रहा है, मगर वह एकदम सुरेश के पीछे उससे चिपक के थोड़ी ना चलेगा। यह सोचकर सुरेश ने पलटकर पीछे गर्दन घुमाई तो देखा पीछे अब कोई नहीं था। वह आदमी भी अब जा चुका था। सुरेश ने सोचा शायद वो आदमी पीछे रह गया होगा या कहीं पर रुक गया होगा। सुरेश वापस अपने रास्ते चलने लगा। सुरेश ने एक नजर नदी की दूसरी तरफ भी डाली, मगर नदी के दूसरी तरफ पहले जो आदमी चल रहा था वह भी अब वहां नहीं था। शायद वह आदमी भी वहां से किसी दूसरे रास्ते निकल गया होगा। यह सोचकर सुरेश फिर से आगे बढ़ा। अभी वह थोड़ा ही आगे पहुंचा था कि आगे एक मोड़ के बाद उसे अपने सामने एक और आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। वह भी उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ सुरेश जा रहा था। वह भी धीमे धीमे कदमों से चल रहा था। सुरेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस आदमी के ऊपर डाली। वह वही आदमी था जिसे पीछे कुछ देर पहले ओवरटेक करके वह आगे निकल आया था। अब यहाँ पर सुरेश को बड़ा अजीब लगने लगा। वह थोड़ा डर भी गया था कि यह आदमी तो पीछे था, आगे कैसे आ गया। फिर उसने सोचा कि कहीं ये किसी शॉर्टकट रास्ते से तो यहाँ नहीं आया। सुरेश अब उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। उस आदमी से आगे निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सामने वाला आदमी धीमे धीमे चल रहा था। सुरेश भी उसके पीछे छोटे छोटे कदम रखता हुआ चलने लगा। अभी उसे कुछ ही देर हुई थी चलते हुए कि उसे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई अपने गले की खराश को साफ कर रहा हो। सुरेश को लगा जैसे उसके पीछे से कोई आ रहा है। उसने पलटकर पीछे देखा और देखकर चौंक ही पड़ा, क्योंकि उसके पीछे वही आदमी आ रहा था। अब भी उसके आगे आगे चल रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। सुरेश ने फिर से पलटकर सामने देखा। उसके सामने अब कोई नहीं था। सुरेश ने फिर से पलटकर पीछे देखा। अब उसके पीछे भी कोई नहीं था। यह देखकर सुरेश इतना डर गया कि वह घबराहट में चलता हुआ अपने ही पैरों में लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। वह रात के उस अंधेरे में उस जगह पर एकदम अकेला था। उसने अपने आसपास टॉर्च की रोशनी घुमाई और अच्छे से देखा। आसपास अब कोई नहीं था। वह झट से खड़ा उठा और फिर से अपने रास्ते अपने ससुराल की तरफ दौड़ने लगा। इस बार वह बेतहाशा दौड़ता रहा। तभी उसकी नजर नदी के दूसरी तरफ गई। उसने देखा नदी के दूसरी तरफ वह शख्स भी दौड़ रहा था जो कुछ देर पहले चल रहा था और फिर गायब हो गया था। और वह अब फिर से नदी के किनारे दिखने लगा था और इस बार वह नदी के साथ साथ दौड़ रहा था। सुरेश को अब और ज्यादा डर लगने लगा। सुरेश ने देखा कि नदी के ऊपर एक पुल था। वह काला साया, वह शख्स उस पुल के ऊपर से दौड़ हुआ उसी रास्ते में आ गया जिसमें सुरेश दौड़ रहा था। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा वह काला साया असल में एक आदमी था जिसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। सुरेश डरते घबराते हुए उस आदमी के करीब पहुंचा तो देखा वह सुरेश के ससुर जी थे, उसकी पत्नी के पिता। सुरेश ने देखा कि उसके ससुर जी इतनी देर से दौड़ रहे थे मगर वो एकदम शांत खड़े थे, जबकि सुरेश हाँफ रहा था। सुरेश ने अपने ससुर से कहा, आप वह नदी के किनारे आप थे। उसके ससुर जी कुछ नहीं बोले और सुरेश को इशारे से अपने पीछे पीछे चलने को कहा और खुद आगे आगे चलने लगे। उसके ससुर जी उस कच्चे रास्ते से लगे हुए एक दूसरे संकरे से रास्ते में घुस गए। वह रास्ता जंगल की तरफ जाता। सुरेश को लगा कि शायद यह शॉर्टकट रास्ता होगा तो वह भी अपने ससुर के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन फिर सुरेश को अपने ससुर के पीछे चलते हुए कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका ससुर एक ही धुन में बस चलता जा रहा था, जबकि सुरेश का ससुर सुरेश को अच्छा मानता था और उससे बहुत बातें किया करता था, मगर उस वक्त वह ऐसे चल रहा था जैसे वह सुरेश को जानता भी नहीं होगा। सुरेश को अब यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने चल रहा वह शख्स उसका ससुर ही है। तो सुरेश ने एक काम किया। वह अपने ससुर के पीछे चलते चलते रुक गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उसने अपना टॉर्च भी बंद कर दिया और चुपचाप खड़ा होकर अपने ससुर को देखता रहा। उसका ससुर कुछ देर तक तो चलता रहा, फिर अचानक से रुक गया और रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। वो काफी देर तक उसी तरह खड़ा रहा। वो ना पीछे पलटा ना ही आगे बढ़ा, वो बस खड़ा रहा। सुरेश को अब और ज्यादा डर लगने लगा, मगर तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ सरसराहट महसूस हुई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। उसके पैरों के पास घास में कुछ रेंग रहा था। सुरेश ने टॉर्च जलाकर रोशनी की तो पाया उसके पैरों के पास घास में एक सांप रेंग रहा था। सुरेश डर कर उछलकर वहां से दूर हटा और वापस उस कच्चे रास्ते की तरफ भागा जो उसके ससुराल की तरफ जाता था। जब वह भाग रहा था तब उसने महसूस किया कि उसके पीछे से वह आदमी भी दौड़ा आ रहा था जिसे वह अपना ससुर समझ रहा था। कच्चे मार्ग में पहुंचकर वह अपने ससुराल की तरफ भागा। उसे अब गांव दिखने लगा था, क्योंकि सभी घरों के बाहर लाइट जली हुई थी। सुरेश भागता रहा। वह अपने पीछे उस आदमी को भी भागता हुआ महसूस कर रहा था।
उसे अपने पीछे से गुस्से से भरी गहरी भारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट के समान लग रही थी। सुरेश बेतहाशा भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक उसे गांव के बाहर रास्ते के किनारे एक मंदिर नहीं मिल गया। मंदिर में पहुंचकर वह रुका। उसने हाथिर हुए पीछे पलट कर देखा। उसने देखा उसके पीछे अब कोई नहीं था, मगर उसे गुस्से से भरी वह गुर्राहट दूर जाती हुई अभी भी सुनाई दे रही थी। वह वहां से चला गया था। सुरेश जोर जोर से हंसता रहा। कुछ देर तक वह मंदिर के आंगन में बैठा रहा और सुस्ता रहा। उसने उस मंदिर के अंदर विराजमान शिवजी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया, और फिर तेज तेज कदमों से वह अपने ससुराल की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी और अपने ससुर को उसके बारे में बताया। तब उसके ससुर ने बताया कि वह छलावा होगा। यहाँ रात के अंधेरों में अकेले राहगीरों का छलावा से सामना हो ही जाता है। एक बार अगर कोई लावे के झांसे में फंस जाए तो उसका बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। उन्हीं के गांव का एक शख्स उस लावे के झांसे में आ गया था। आज तक वह शख्स उस गांव में पागलों की तरह घूमता है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहता है। कहते हैं कि छलावा आपको पहले बहुत डराता है और फिर आपके जान पहचान वाले या आपके परिजन का भेष धरकर वह आपको अपने पीछे अपने साथ लेकर जाता है, और एक बार आप अगर उसके झांसे में आ गए तो फिर आप कभी वापस नहीं आते, और जो वापस आ जाता है वो अपनी सुध बुध खोकर ही वापस आता है। उस रात के बाद सुरेश ने अपने साथ अपने ट्रक में एक क्लीनर जरूर रखा, ताकि अकेले सुनसान अनजान रास्तों पर उसे अकेले ना सफर करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इन कहानियों को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।